दी बूंदी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का 69वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित। बूंदी 25 सितंबर 2025। दी बूंदी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का 69वां वार्षिक अधिवेशन बैंक प्रशासक एवं जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। प्रशासक महोदय द्वारा आम सभा में बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ब्याजमुक्त ऋण योजना के अंतर्गत 77,018 सदस्यों को रुपये 660.62 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। जिले की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को चरणबद्ध रूप से कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, जिससे सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम सभा में एजेंडावार चर्चा कर बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया। जिला कलेक्टर व प्रशासक महोदय द्वारा नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भूमि आवंटन से संबंधित प्रक्रिया से अवगत करवाते हुए प्रस्ताव प्रेषित करने पर भूमि आवंटन हेतु आश्वस्त किया। आम सभा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यवस्थापकों को सम्मानित किया गया। आम सभा का संचालन बैंक अधिशासी अधिकारी ऋतु सप्रा द्वारा किया गया तथा बैंक प्रबंध निदेशक मुकेश मोहन गर्ग द्वारा बैंक से संबंधित वित्तीय लेखों को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड राजकुमार द्वारा सहकारी समितियों हेतु नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराया। सहकारी समितियों को बनाया गया है बहुउद्देशीय। सहकार से समृद्धि अभियान के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बनाया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियां अब फसली ऋण वितरण, खाद बीज व्यवसाय के साथ साथ अनेक नवाचार जैसे कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र, पेट्रोल डीजल एलपीजी डीलरशिप, अन्न भंडारण केंद्र, कृषि यंत्र किराया केंद्र आदि के रूप में भी कार्य कर सकेगी। 2 अक्टूबर से चलेगा सहकार सदस्यता अभियान। जिले में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में महिलाओं व युवाओं को सम्मिलित करते हुए नए सदस्य बनाए जाएंगे। सदस्यगण, बैंक की 69वीं वार्षिक आम सभा के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बैंक की वित्तीय स्थिति दिनांक 31/3/2025 के विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा बैंक प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बैंक द्वारा वर्ष 2024 तक बैंक द्वारा जिले के कृषकों, पशुपालकों एवं लघु व्यवसायियों को लाभान्वित करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में बैंक ने उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए हिस्सा राशि एवं सुरक्षित कोष में CRAR स्तर 9.94% रहा है। बैंक ने प्रबंधकीय लागत को नियंत्रित रखते हुए संचित लाभ को बढ़ाया है, जो कि बेहतर वित्तीय कुशलता का परिचायक है। दिनांक 9% रहा है। वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण हेतु पारदर्शी व्यवस्था के लिए अल्पकालीन फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 लागू की गई है, जो करवाया जा चुका है, जिनमें से बैंक द्वारा 88,600 किसानों की साख सीमा स्वीकृत कर करीब 2025 के अंतर्गत 76,253 किसानों को राशि 323.91 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा परिवर्तित पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना अंतर्गत जिले के 158 पैक्स के कंप्यूटरीकरण की अनुशंसा जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अब तक जिले की 141 पैक्स का कंप्यूटरीकरण कर गो लाइव किया जा चुका है। मैं सदस्यगणों से अनुरोध करना चाहूँगा कि बैंक तथा समितियों के बकाया ऋणों को वसूल करने में आप अपना पूर्ण सहयोग देते हुए नियंत्रण स्थापित करते हुए बैंक की प्रगति में भागीदार बने। भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शीर्ष सहकारी बैंक, सहकारिता विभाग एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन एवं पूर्ण लगन व कर्तव्य परायणता से अपने कार्य को गति देने में बैंक के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं सहकारी समितियों के व्यवस्थापक धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इस अवसर पर बैंक के अमानतदारों, ऋणी सदस्यों, ग्राहकों, व्यापारियों एवं कृषकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके सद्भावी सहयोग से बैंक प्रगति कर पाया है। अंत में मैं बैंक की 69वीं वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने हेतु उपस्थित समस्त सदस्यों के प्रति बैंक परिवार की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपका सहयोग, मार्गदर्शन, संरक्षण बैंक को मिलता रहेगा। धन्यवाद। उद्बोधन से हमें अत्यंत लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो आम सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। एजेंडा नंबर 1 है प्रशासक महोदय बैंक का के आम सभा अनुमोदन करती है। धन्यवाद। एजेंडा नंबर
नहीं कराते मतलब संतोष बदले या संतोष प्रसिद्ध चाहिए, इसलिए उसके लिए तो आप सबको बधाई, कर्मचारियों को। दो तीन बातें, एक तो आपने ये जो वार्षिक योजना, विकास योजना जो बनाई है, उसमें लाभ 90.08 लाख का आपने लाभ का जो है वो लक्ष्य रखा था। उसमें से आपका जो अर्जित जो बताया आपने वो 17, पर मैं इसमें जो मैंने इसमें अंदर देखा है, मैं ये समझ में आया कि आपने ये 17.32 ही गलत लिखा है। एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो है 34.41 लाख। तो आपने अपने लक्ष्य को कम करके जो आप बारे में बताया है, वरिष्ठ लोगों को जिनके अंगूठा नहीं मिलता था, उसके लिए वो उनको बैंक जाना पड़ता था। हमने सुझाव दिया था कि इसका कोई रास्ता निकाले, और आपने इसमें लिखा भी है कि हमने रास्ता निकाल लिया, लेकिन वो रास्ता निकलने के बाद भी पैसा देना तो बैंक में जाना पड़ता है उसको, रास्ता ना निकाल, पैसा उसको सोसाइटी के उस पर नहीं मिल रहा। ये जो प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा है, और आपने कहा भी है कि 27.68 प्रति हज़ार जो है हमने कम कर दिया, लेकिन ये 2.6 मेरा नहीं, पहले हमने कहा था कि आप हमको जो है वो कोई एक डेपुटेशन करके हो, सेक्रेटरी साहब से मिलाए वो करें तो उसकी ज़्यादा बात की जा सकती है। ये ज़्यादा 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मेरा इसमें सुझाव है। एक जो है अनुपयोगी स्कूल की बिल्डिंग जो पड़ी है सर, हमारी कई सारी सोसाइटी जैसी है कि उनके पास में भवन नहीं है या कम है, भवन की आवश्यकता है, उसमें एक ये मैं आपको देता हूँ एक अखबार की कटिंग, इसमें कहा सरकारी भूमि और भवनों के हस्तांतरण है जो नए नियम लागू, उसमें आपको अधिकृत किया है। अब वैसे हम पूछते हैं किसी से तो वो कहता है ऐसा कोई आदेश नहीं है, तो मेरा निवेदन ये है कि कहीं आदेश नहीं है, जब भी तो इसको आप अपने स्तर की जाँच करवाएं। एक साहब जो मैं दे रहा हूँ, आप जाँच करवा के हमको बताएं जिसका लाभ हमें मिल सके। कई सारे बिल्डिंग ऐसी जिसके लिए आप उसमें प्रस्ताव करने के लिए जाते हैं, या वो सरकार जीवन सुरक्षा का जो बीमा का क्लेम जो मिलता है, वो क्लेम सोसाइटी में उसका खाता जो है ऋणी का जो खाता है, ऋण का खाता, उसमें जाना चाहिए। जबकि उसके जो उसका जो उत्तराधिकारी है उसके खाते में चला जाता है पैसा, तो आपका पैसा तो रिकवरी नहीं होगा। जिस पैसे का आपने बीमा करवाया, जिस लोन का, वो तो रिकवरी नहीं हुआ। वो जो है वो जो आपका उत्तराधिकारी चाहे तो दे नहीं दे, जो कम समझदार लोग उनको तो सोसाइटी वाले कुछ करके वो पहले उससे कोई विड्रॉल लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, लिखवा लेते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमियों का उनको आप कैसे करो? तो ये पहले भी कहा था, इसके ऊपर आपने कोई टिप्पणी भी नहीं की, क्या कार्रवाई हुई? ये और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है यदि आप प्रयास करें और पैसा जमा नहीं करता, भले उसको 50,000 रुपये, वो पैसा जो है सोसाइटी चाहे तो किसी भी तरीके से बने, उस 50,000 रुपया एक व्यक्ति के जानबूझ कर नहीं जमा करने के कारण सोसाइटी डिफॉल्ट रजिस्टर नहीं पाती है। तो ये बैंक लेता है पैसा, कोऑपरेटिव बैंक से सोसाइटी लेती है पैसा, और सोसाइटी से मेंबर के पास जाता है। अब तरीका वो है कि वो 5 मास हो जाता है क्या कोई हो, लेकिन जो तरीका है वो तो यही है। तो जिस प्रकार से अपेक्स बैंक अपना कोऑपरेटिव बैंक अपेक्स बैंक को अपने हिसाब से अपने पैसा दे सकता है, वैसे ही जो है वो ग्राम जीवन सहकारी समिति को भी अधिकार मिलना चाहिए कि हम जो है अगर हमारा फंड उपलब्ध है हमारे पास और हमारी सोसाइटी डिफॉल्टर हो रही है, तो उसका उस फंड का उपयोग करके हम उसको अपनी सोसाइटी की साख भी बनाएं, और जो हमारा पैसा जो किसी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जमा है उसको हम ज़्यादा रेट पे महंगे पे दे सकें। सर ये मैं इस पर आगे आके आपको निवेदन कर दूँ, इसमें तो किसी तरह की रोक ही नहीं है, आप सोसाइटी के स्तर से जमा करवा सकते हैं, इसको आम सभा की प्रोसीडिंग में भी हम शामिल अब कर लें। ये आप उसी टाइम करोगे जब मैं वैसे नहीं करा सकते साहब? नहीं कर सकते हैं सर, ऐसा हमने तो कई सारी जगह मार्केट कोई नहीं, किसी के पास फंड है तो जमा करवावे, आप सोसाइटी बोली नहीं रखें,
ये फिर जो है उस व्यक्ति से पैसा आएगा जो किसके खाते में आएगा, वो सोसाइटी में आएगा क्या? नहीं तो वो चीज जिस व्यक्ति वही तो एक बात बनती है ना इसमें, हाँ तो वही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि वो तो सारा FIG से सिस्टम से चल रहा है। उस सिस्टम में तो परिवर्तन क्या हो सकता वो है? सर सिस्टम तो राजस्थान लेवल का है, उसमें अपन ने प्रस्ताव ये पहले भी उठाया था। राजस्थान लेवल पे उसमें करना है साहब। उसमें सर अपने बैंक के लेवल पे हम आपकी सुविधा कर सकते हैं। मैं यहाँ जो भी बात कर रहा हूँ कोई अपने बैंक के लेवल पर करने की बात नहीं है, आप राजस्थान लेवल पे करवाइए। नहीं, आपकी बात हमने नोट करके तो सारी रख ही लेते हैं, पिछले भी आपने चीज़ें रखी थी और सब चीज़ें जयपुर भी जाती हैं आपकी बातें। सर समाधान होना थोड़ा सा बड़े स्तर की बात है। मिनिट्स की कॉपी आप किसी को आप मिनट की कॉपी भेज दो तो कोई बोलने वाला है। कॉपियाँ जाती हैं सर, विभाग में भी जाती हैं, सब जगह जाती हैं उच्च स्तर पे। आप जानते हो मुझसे ज़्यादा बिल्कुल कोई और इनके जवाब हम आपको देंगे। एजेंडा नंबर 2 गत साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन दिनांक 27/9/24 की कार्रवाई की पुष्टि पर विचार। गत बैठक दिनांक 27/9/2024 की बैठक कार्रवाई का विवरण साधारण सभा के माननीय सदस्यों को बैंक पत्र क्रमांक 2296 संपूर्णों का अवलोकन और अनुमोदन तथा ऑडिट आक्षेप की अनुपालना की पुष्टि पर विचार। एजेंडा नंबर 3 पृष्ठ संख्या 11 से 41 तक आपकी बुकलेट में है। इसमें हमारी बैंक की ऑडिट के संतुलन चिन्ह, लाभ हानि और सारे आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आम सभा एजेंडा नंबर 3 का अनुमोदन करती है। धन्यवाद। एजेंडा नंबर 4 वर्ष 2024-25 के शुल्क लाभ के निवर्तन के अनुमोदन पर विचार। बैंक के उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार 24-25 के शुल्क लाभ का निवर्तन निम्नानुसार किया गया है। मैं आपको इस प्रकार निवर्तन किया और शेष 17,32,000 का लाभ आपके समक्ष प्रस्तुत है। आम सभा एजेंडा नंबर 4 का अनुमोदन करती है, कृपया बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आप सबका। एजेंडा नंबर 5 वर्ष 2024-25 के स्वीकृत बजट के विरुद्ध वास्तविक खर्चों की पुष्टि और वर्ष 25-26 के प्रस्तावित बजट का अनुमोदन। ये एजेंडा भी आपके समक्ष पृष्ठ संख्या 43 से 48 तक प्रस्तुत है। कृपया अवलोकन करके पुष्टि कीजिए। क्या आम सभा एजेंडा नंबर 5 का अनुमोदन करती है? धन्यवाद अध्यक्ष साहिबान आपका। एजेंडा नंबर 6 बैंक की वर्ष 25-26 की अधिकतम उधार सीमा के अनुमोदन पर विचार। बैंक के पास पर्याप्त वित्तीय कोष उपलब्ध नहीं होने के कारण राजस्थान सहकारी संस्था नियम 2003 के नियम 61 के अंतर्गत महोदया सहकारी समितियों के द्वारा राजस्थान जयपुर द्वारा बैंक को ऋण अमानत के रूप में भारे दायित्वों के निर्वाह के लिए बैंक की निम्नानुसार अधिकतम साख सीमा स्वीकृत की गई है। वर्ष 2025-26 के लिए ये साख सीमा 1091 करोड़ की गई है। प्रस्तुत है 1091 लाख का हमने साख सीमा का अनुमोदन करवाने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। क्या आम सभा इसकी पुष्टि करती है? धन्यवाद। एजेंडा नंबर 7 बैंक के वर्ष 25-26 के ऑडिट हेतु सांविधिक अंकेक्षक नियुक्त करने पर विचार। राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2013 में वर्णित धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के वर्ष 24-25 के ऑडिट हेतु सांविधिक अंकेक्षक नियुक्त किया जाना है। सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक रेफरेंस नंबर दिनांक 15/2024 के निर्देशानुसार नाबार्ड द्वारा चयनित अंकेक्षकों के पैनल में से वर्ष 2025-26 के सांविधिक अंकेक्षण हेतु मैसर्स बांगड़ एंड कंपनी कोटा को सांविधिक अंकेक्षक नियुक्त करने हेतु चयन किया गया है। सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 31/7/2025 के द्वारा अनुमोदन किया गया है। बैंक का प्रस्ताव रिजर्व बैंक को भेजा गया और वहां से अनुमोदन हो गया है तथा इसकी नियुक्ति का अनुमोदन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसका अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। क्या आम सभा एजेंडा नंबर 7 का अनुमोदन करती है? ऑडिटर के लिए धन्यवाद महोदय। एजेंडा नंबर 8
सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन और वितरण योजना 2019 के अंतर्गत स्वीकृत अधिकतम ऋण साख सीमा के अनुमोदन पर विचार। सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन और वितरण योजना 2019 के अंतर्गत फसली ऋण पोर्टल पर दिनांक 31/3/25 तक 90,744 किसानों द्वारा ऋण हेतु पंजीयन करवाया गया। फसली ऋण हेतु 87,996 किसानों को राशि 1206.20 करोड़ की साख सीमा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसका अनुमोदन किया जाना है। आपकी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। क्या आम सभा एजेंडा नंबर 8 का अनुमोदन करती है? बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहिबान। एजेंडा नंबर 9 के लिए जो अपने 72 घंटे से पहले जो भी कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो उसमें दो इन्होंने बातें रखी कि धारा 9900 के अंतर्गत ऋण वसूली की कार्यवाही का विवरण इन्होंने मांगा है, और दूसरा है कि समितियों की हिस्से जो राशि होती है उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है। तो अध्यक्ष साहब, मैं इसमें अलग अलग तरह से आपको बताऊँ। धारा 9900 में 2025-26 में 60 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 1283 अवधि बार स्थित किए गए, और इस कार्यवाही के फलस्वरूप 306 सदस्यों से 76 लाख रुपए की वसूली भी हुई है। और इस समितिवार पूरा विवरण मेरे पास है। आपने पूरा विवरण जो मेरे से मांगा मैं आपको उपलब्ध कर रहा हूँ। इसमें बताऊँ कि 31/3/2025 को बूंदी जिले की समस्त सहकारी समितियों में 43.44 करोड़ की हिस्सा राशि सदस्यों की जमा थी, जिसमें से बैंक का 6% का हिस्सा होता है। हमारे पास 22.57 करोड़ हमारे पास जमा है। बाकी 20.87 करोड़ जो सोसाइटियों का है वो इनके खातों में इनके पास ही। हमारे पास में जितना ऋण वितरण होता है उस ऋण वितरण के अनुपात में 6% से अधिक की हिस्सा राशि अगर कटती है तो उसको हमारे पास जमा रखते हैं, और ईयर एंड में उसका मिलान करके आपके समितियों खाते में उसको वापस लौटाते हैं। आज दी बूंदी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 69वीं वार्षिक आम सभा में आज हमारे बीच बूंदी जिले के डीएम साहब और जिले के मालिक और हमारे बैंक के प्रशासक का मैं सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिले की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों से पधारे हुए अध्यक्ष महोदयों, महिला समितियों से पधारी अध्यक्ष महोदया एवं अन्य सोसाइटियों से जो भी अध्यक्ष प्रतिनिधि यहाँ पर पधारे हैं उनका मैं बूंदी की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा आपसे इस बिंदु पर एक कहना है कि जिस प्रकार किसानों की जो हिस्सा राशि जमा है वह एक प्रकार से किसानों की शुद्ध रूप से अमानत है। जो पैसा बैंक के पास जमा है वो बैंक के पास जमा है, लेकिन आज स्थिति यह है जैसे अभी खाद की समस्या है। करप्ट के अधिकारी ने हमारे से कहा कि जो ये एडवांस पैसा जमा करवाएगा उसी को खाद दिया जाएगा। तो मैंने बहुत सी सोसाइटी को फोन किया, मैंने कहा किसी के पास पैसा हो तो आप एडवांस जमा कराओ पैसा, उसी को खाद की गाड़ी मिलेगी। तो 80% समितियों के अध्यक्षों ने उन्होंने वेक्ता पक्ष से बात की, उन्होंने वेक्ता पक्ष से बात करके मना कर दिया कि हमारे पास ये गाड़ी मंगाने का पैसा भी नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पैसा आगे गया तो कहाँ गया, और इसके लिए कौन दोषी? इसके लिए अध्यक्ष दोषी है या वेक्ता पक्ष दोषी है? बैंक की तरफ से जब सुपरवाइजर लगे हुए हैं वो वहाँ पर जांच करने भी जाते हैं, मॉनिटरिंग करने जाते हैं, तो कौन सी मॉनिटरिंग करते हैं? क्या इस तरह की चीज़ों पर उनको नहीं लगाते कि पैसा कहाँ जाता है, उसका दुरुपयोग क्यों होता है? क्योंकि वेक्ता पक्ष का वेतन का जो मामला है तो वेक्ता पक्ष वेतन कौन सा ले सकता है, किस प्रकार से ले सकता है? क्योंकि समितियों में राज्य सरकार या कई अन्य जगह से कोई पैसा नहीं आता है। समिति जो व्यवसाय करती है, जो किसानों को ऋण बांटती है, उसके माध्यम से जो ब्याज आता है या खाद बीज या अन्य कार्य से जो लाभ होता है, उसी लाभ को वेक्ता पर
सहायक व्यवस्थापक और अन्य खर्चों में लिया जा सकता है। उसके बावजूद भी अगर जैसे किसी समिति में 5 लाख की आई है और वहाँ पर 7 लाख का खर्चा हो रहा है और 2 लाख जो लिए जा रहे हैं और कहाँ से लिए जा रहे हैं, उस पर आज दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं मेरी खुद की समिति की बात करूँ, मेरी खुद की समिति का हिस्सा लगभग 34 लाख के करीब है और मुश्किल से उसमें से 15-20 लाख रुपए हमारे 20-25 समिति आई के लाभ में है। मैं उनके अध्यक्षों को, उनके कार्यकुशलता को, उनके व्यवस्थापक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन 80% के साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फंड का दुरुपयोग भी होता है, उसके वेतन के पैसे नहीं रहते हैं, किस तरह से उनका संचालन अपन करें। तो मेरा एक आपसे ये कहना है कि संचालक मंडल का काम क्या है ये आपको जानकारी में होना चाहिए। संचालक मंडल बनते क्यों हैं, आप लोगों का दायित्व क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि संचालक मंडल उनकी सोसाइटियों में खर्चा जो हो रहा है या आपकी आमदनी जो हो रही है उसका नियंत्रण रखने का काम आपका भी है। बैंक अपने लेवल पे इंस्पेक्शन कराने की कोशिश करता है, 100% और इंस्पेक्शन संभव नहीं हो पाते हैं क्योंकि स्टाफ की कमी है। सुपरवाइजर व्यवस्थापकों में से बनाए गए हैं, वही लोग सोसाइटी का इंस्पेक्शन करते हैं। नहीं, लेकिन सर वो जाते हैं, लेकिन वो कोई नोट नहीं लगाते हैं सर, वो कोई सूचना आपके पास देते हैं, उच्च अधिकारी को देते हैं, तो वहाँ जाके घूम फिर के आ जाते हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं। जिनमें मैटर होता है सोसाइटियों की ऑडिट में भी तो वो चीज़ आनी चाहिए ना। अब आप लोग जो बात कह रहे हैं कि इसमें उस फंड का दुरुपयोग कर लिया, हिस्से राशि का, हिस्से राशि समिति की पूंजी है और उसका उपयोग करने का अधिकार समिति को है। समिति को, लेकिन स्थिति यही तो बन रही है, तो आज खाद गाड़ी मंगाने के लिए समिति के पास पैसा नहीं है, तो ये वेतन देने का भी नहीं बच रहा है उनके पास में। तो ये व्यवस्थाएं बैंक लेवल से संभव कैसे होंगी आप बताओ। नहीं तो ये किस श्रेणी में आता है, ये पैसा आखिर गया तो कहाँ गया, ये पैसा किस श्रेणी में आता है, न अध्यक्ष आ सकता है न व्यवस्थापक आ सकता है। सोसाइटी की जो हमारा हिस्सा राशि जमा है सदस्यों की, उसका 6% तो हमारे पास है, 2% आपके पास है, तो 2% या तो सोसाइटी ने खर्चों में एडजस्ट कर लिया, वेतन में ले लिया, या सोसाइटी तो वेतन नहीं ले सकता ना सर, ये कहाँ का नियम है, ये तो नियम ही नहीं है ना कि इस तरह वेतन, इस राशि में से वेतन खाता अगर यानी एक्सपायर हो जाता है, छोड़ जाता है सोसाइटी को, तो अपन इस तरह से लौटाते हैं उसकी चीज को। जब कोई किसान मर जाता है या खाते को बंद करवाने समिति के पास आता है तो उनको 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं, इस राशि लौटाने के लिए पैसा नहीं है समिति के पास। ऐसा नहीं है, उसके लिए हमारे पास भी, कलेक्टर साहब के पास भी कई बार शिकायतें गई हैं और इस चीज़ को हमने यही एक बनाने की कोशिश की है कि उस राशि को हम बैंक के लेवल से इशू करके और उसका पेमेंट करवा दें। अब ये जो हिस्सा राशि का जो आप बात कर रहे हैं कि सोसाइटी के पास फंड बचा ही नहीं, ये फंड बचने के पीछे, नहीं बचने के पीछे सोसाइटियों के पैसे का खर्चा वेतन भत्तों में या अन्य खर्चों में हो जाना ही है, और कोई इसका कारण। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अध्यक्ष है, या तो अध्यक्ष जिम्मेदार है या व्यवस्थापक जिम्मेदार है। आपकी सोसाइटी और आपका प्रशासन है। नहीं तो उनका वेतन ही इतना है सर, ये वेतन निर्धारण हमने नहीं, किसी का वेतन निर्धारण नहीं किया है बैंक लेवल से। नहीं, वेतन का भी कोई पैरामीटर होना चाहिए कि समिति में वेतन के लिए व्यवस्थापकों के कितना लाभ कमाती है उसके साथ उसका वेतन निर्धारण। ये बात आपकी सही है कि व्यवस्थापकों में ये अपन उनका पे स्केल आप लोग कटौती करने की बात करते हैं तो वो उसका विरोध भी करते हैं। अब आप जैसे मैं आपका ही उदाहरण सबको देना चाह रहा हूँ कि आपने कटौती भी कर दी वेतन में, कटौती करके कोशिश की कि भाई इसका खर्चा कम हो जाए, और भी सोसाइटी अपने लेवल पर प्रयास कर रही है, जैसे अरनेठा में उन्होंने एक अलग तरह से सिस्टम बना रखा है। तो ये प्रयास आप लोगों के स्तर से संभव है कि उनका वेतन हम इतना तय करें जितनी उसकी अपनी इनकम में एडजस्टमेंट हो जाए। अगर हम इनकम से ज्यादा खर्चा करेंगे, ये जानकारी पूरी तरह अध्यक्षों को नहीं है क्योंकि अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया ही नहीं जाता है डिपार्टमेंट की तरफ। सर मैं तो यहाँ जब से ज्वाइन किया मैंने सबसे पहला काम यही किया, आप लोगों को बुला के अपन ने वार्तालाप किया था। सर जुलाई 2023 खाली चेकों पे साइन किए जाते हैं, ऐसे व्हाट्सएप में मैसेज पढ़े हैं, अध्यक्षों से खाली चेकों पे साइन करवा लेते हैं। तो ऐसे तो साइन कर कैसे देते हैं, नहीं करना चाहिए आपको। कर देते हैं ना, करते हैं तो व्हाट्सएप पे मीडिया के माध्यम से जाना है, ये चीज जानकारी में आई है। देखो इन चीजों की रोक बैंक कैसे करेगी आप बताओ। नहीं बैंक तो ये जिन्हें यहाँ सुपरवाइजर जाता है। क्या सलाह देना चाहते हैं इसमें, वो कोई सलाह रखो या तो सुपरवाइजर यहाँ से जाते हैं। सुपरवाइजर कितने जाते हैं हमारे पास? मुश्किल से पूरे बैंक में हमने 5-6 सुपरवाइजर बना रखे हैं। एक सुपरवाइजर पूरी बैंक ब्रांच को संभालता है 24 GSS को,
आप जाते हैं जब वो तो नहीं, वहाँ की स्थिति समिति की स्थिति देख के वे घाटे में या उन्होंने दुरुपयोग किया है। अगर हाँ। दुरुपयोग नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दुरुपयोग किया है तो फिर नोट लगना चाहिए और वो आपके संज्ञान में आना चाहिए और अध्यक्ष के संज्ञान में भी आना चाहिए। तो संज्ञान में देखो, अध्यक्ष के संज्ञान में लाने का काम सुपरवाइजर का, तो नहीं ऐसा कोई के बाइलाज क्या कहते हैं, अध्यक्ष का क्या दायित्व है? नहीं, लेकिन अध्यक्ष क्या है, सारे अध्यक्ष पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको कैसे जानकारी मिलेगी कि हमारे समिति में ऐसा हो रहा है? आप अपनी बात कर रहे हैं, अब सबकी बात, ये कॉमन बात है ना ये। तो कॉमन बात के लिए अध्यक्षों को जागरूक होना पड़ेगा खुद ही। मैंने पिछले 3 बार की आम सभाओं में भी, उससे पहले भी सबको कोशिश ये की है कि अध्यक्ष लोग कम से कम इतना तो समझें, चीज़ को जाने कि भाई उनके सोसाइटी के प्रति दायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है। उनके लेखों का अवलोकन कर लें एक बार। मैं तो सर यही कहने के बारे में कि भाई प्रशिक्षण कार्यक्रम रेगुलर हाँ जी, आप देखो ऐसा है तो प्रशिक्षण हो सके। कोशिश कुछ मेरी बहुत रहती है कि अपन इसका एक प्रोग्राम इस तरह का रखें। आपने नहीं, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं हो, वो ब्रांच लेवल पे हो, क्योंकि क्या है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मतलब इतना रुकना संभव नहीं हो पाता। संभव नहीं हो पाता। इसमें समय समय पर राइसेल में भी हम लोगों को भेजते हैं इस, और एक गैप हो गया 2 साल का जिसमें हम एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं रख पाए। कोशिश करेंगे देखो ऐसा कि अपन एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखना चाह रहा हूँ कि कोई इनके भी कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम हो तो आप भी इस तरह के कार्यक्रम रखवाने का प्रयास करें, कोशिश करें। दूसरा, जैसे अपन सोसाइटी का जो इंस्पेक्शन करवाते हैं जी। लोन सुपरवाइजर या फिर जो भी, तो उस टाइम पे वो जो रिपोर्ट है उसको अध्यक्ष के साथ शेयर करते हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी उसकी नॉलेज में भी आ जाए। हाँ नहीं, ये आपका सुझाव वाली बात है। सुझाव अच्छा है, इसको हम शामिल जी करें। सर, धन्यवाद। हाँ, प्रशिक्षण नहीं करवा पाए, हम स्वीकार कर रहे हैं चीज़। हर में दिए जाते हैं। देखो मेरे पास भी समय का कोई अभाव रहता है, मैं ये कार्यक्रम नहीं करवा पाए। इसमें कब से भेजते हैं और कैसे भेजेंगे? अध्यक्षों में से किन्हीं भी चुनिंदा को नहीं है, उसको डिलीवर आपको तो व्यवस्थापक ही कराएगा ना। तो सूचना व्यवस्थापक के माध्यम से हर जगह जाती है, ऐसा नहीं है। जी सर, एमडी साहब नगर, जैसा कि जिला कलेक्टर महोदय ने बताया था कि सोसाइटी की इनकम होना चाहिए। जी सर, मैं आपको उस तरह ध्यान दिलाना चाहूँगा कि दी कोऑपरेटिव बैंक दमदमा शाखा के अंदर जो गमन हुआ 1314 का, और उसके अंदर 9 सोसाइटियाँ आती है, और 9 सोसाइटी में कम से कम 9 लाख एक सोसाइटी का, ऊपर तो ऊपर ही 20 है। उस सोसाइटी का, उस गमन का आज तक जांच होकर के पूरी कोटा रजिस्टर कार्य पड़ी हुई है। मैं जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि सोसाइटी जब ऊपर आएगी, जब हमारी 9 सोसाइटियां का पूरा गमन, पूरा पैसा एक केसर ले गया, और केसर की जैसे आप कह रहे हैं कि सुपरवाइजर जाता है, उसने 4 साल तक पैसों को एटा, आपके सुपरवाइजर ने आपके लिए एमडी साहब को अवगत नहीं कराया, इसके जिम्मेदार कौन है, पहले तो आप ये बताइए। सर 2013-14 की हो चुकी है ना, ये आपको आइडिया है, सारी जानकारी मैं आपको बता दूं सर। हर जांचों में आप शामिल रहे हैं, और ये जांच धारा 55 की हुई, उसके बाद 57 की, 57(1) में जांच हुई, फिर 57(2) में कोटा सुनवाई हुई इसकी, और उसके बाद में निर्णय होकर इसके करीब 14 प्रकरण हाई कोर्ट जयपुर में चल रहे हैं। नहीं सर, नहीं, मेरी बात को आप सुन लें। उस प्रकरण में इस तरह से 57(2) का जो डिसीजन कोटा से हुआ है, उसमें इस तरह से निर्णय दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन प्रकरणों में जिस तरह का निर्णय दिया जाएगा, सभी प्रकरणों पर वो लागू होगा। तो ये आपकी जीएसएस हो या व्यक्तिगत खाते हो, सब पे माननीय न्यायालय के निर्णय के हिसाब से ही निर्णय लागू होगा। उन केसों की लगातार सुनवाई चल रही है, हम लोग बराबर उनमें जाते हैं, तो ये न्यायालय का मैटर हो गया। इसमें बैंक जो आप कह रहे हैं कि उस टाइम सर हम न्यायालय में तो गए नहीं ना, न्यायालय में कैसे चल गए? नहीं, आप जांच करने गए थे, मैं उस जानकारी में आपके साथ भी था। उसमें भी ये था कि आप
जितना गमन हुआ हम दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके सामने रख देंगे। आप कोई भी करना पसंद नहीं करें और न्यायालय में नहीं जाएं। ये आज की आप सभा का मुद्दा बिल्कुल नहीं है कि अपन दबलाना प्रकरण पर इतनी गहराई में बात करें, क्योंकि वो न्यायालय का मुद्दा है। नहीं तो सर ये सोसाइटी ऊपर कैसे आएगी? हमारा पैसा तो सारा ये जैसा न्यायालय का निर्णय होगा उसके हिसाब से आगे। ठीक है सर, इसमें तो इसको पेंडिंग में रखो। के नाम से प्रथम स्थान पर थी। राजस्थान सरकार ने बोला था कि राशन डीलर अगर सोसाइटी काम करना चाहे तो उनके नाम दें। उदाहरण तौर पर मैं आपको बता दूं कि जिले में एक भी सोसाइटी के लिए राशन डीलर की दुकान अलॉट नहीं हुई। क्या कारण रहा सर? राशन डीलर की दुकान में हमारा प्रयास ये रहता है, उसमें मैं एज ए डीआर आपको बात बता रहा हूँ कि जैसे वैकेंसी आती है, वैकेंसी के रूप में जैसे अभी इनको मिली है, भैरूपुरा ओझा को एक मिली है, आपके भवानीपुरा में भी आई थी। भवानीपुरा के अध्यक्ष साहब अगर यहाँ हो, मेरे को ऐसा बताया था कि वहाँ के अध्यक्ष साहब ने लिख दिया कि हमको नहीं चाहिए। नहीं, अब जो भी इशू रहे हों वो इसलिए उसकी खारिज हो गई। तो हमारे स्तर से कोई सोसाइटी की कटौती नहीं होती है। जब भी कोई वैकेंसी आती है, जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसा अगर सोसाइटी ने मांग की तो राशन डीलर की सोसाइटी मुनाफा में वैकेंसी आती है तो साथ का प्रयास डीएसओ लेवल पे, हम उस डीआर लेवल का एक प्रतिनिधि उसमें जाता है। हाँ, आरक्षण के हिसाब से होता है। जैसी वैकेंसी आती है आरक्षित रहती है। अभी पहले 15 आई है, अभी 24 और दुकानों का तो प्रायोरिटी ऑर्डर है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर है उसी में। एक सर ये अवधि पा रहे हैं जी, जिसकी वसूली व्यवस्था करता है। हाँ जी। और व्यवस्था करने के बाद भी वो जो मुनाफा मिलता है वो बैंक में जमा होता है, हमारे को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए 2% रेंट तो हमारे को दी जाए। मिलती है ना आपको? कैसे नहीं मिलती है? नहीं, अभी पार को नहीं मिलती है सर, पूरी राशि बैंक में जाती है। नहीं, उसमें से हाँ, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। मोहन जी थोड़ा सा आप अरे मैं बोलूँ, आज सारे व्यवस्थापकों को निमंत्रण दिया है, सबका भोजन ही है कब बाद में शाम को? शाम को। हाँ, शाम को। ठीक है सर, इस चीज को आप सर नामांकन जो खोला जाता है, जिला कलेक्टर महोदय से थोड़ी सी बताया था हमने कि हिंडोली एक ऐसी तहसील है जिसके अंदर आप सर का आदेश नहीं गए और नामांकन खोल दिए जाते हैं, हम वसूली से वंचित रह जाते हैं। कलेक्टर साहब ने इस तरह का एक लेटर निकाल चुके हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है तहसील लेवल पर लापरवाही हो। तहसीलदार जी ने बोला हमारे पास कोई आदेश नहीं है। नहीं, आदेश निकाल दिया था। इसको हम आपका पॉइंट आता है कि साहब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं सहकारी समिति के हिसाब से। दूसरी तरफ जो किसान आता है उसको जब कोई भी चीज करना होगा आपसे उसको नाम अगर नोट हटाने के लिए एनओसी लेना वो भी बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, उसको 10 जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। तो दोनों तरफ का चीज है, ठीक है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह का कोई आदेश नहीं निकालते। हमने प्रपोजल आपकी जो बात है राज्य सरकार को प्रेषित की है। अगर राज्य सरकार उसको उचित समझती है निकालने में कोई इशू नहीं है। यहाँ आप ये कर पाते हैं कि सहकारी समिति की नोट डाला जाए, दूसरी तरफ किसान आता है वोट हटाने में 10 चक्कर काटने पड़ेंगे। हमारे तो आप आदेश कर दो कि जब तक सोसाइटी का अध्यक्ष नोटिस नहीं देते जब इसका नामांकन या कोई एडिशनल चीज हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त किसान को वो लोन लेने के चक्कर में वो हमारे पास आएगा जब वो लोन नहीं लेगा। अध्यक्ष साहब का कहना ये है कि अगर नोट लग जाता है, नोट को हटवाने में उसको 10 चक्कर लगता है। नहीं बोल रहे हम तो तहसीलदार के फोटो भी अध्यक्ष का और उसकी कोई जब भी आप एक नई संस्था ऐड करते हो 10 चक्कर और पड़ते हैं पटवारी के, ठीक है। एक पटवारी से ऑलरेडी परेशान होते हैं, वहां से नहीं मिल रहा, नया एक सहकारी समिति का जो भी आपको 5 चक्कर इसको और यहाँ काटने वो चीज हम जब तक सरकार अगर पॉलिसी बनाती है तो कोई इशू नहीं, पर कैसे हम किसी किसानों की समस्या बढ़ती, सिंपल सी बात है। सर ये तो सोसाइटी मैंने 2 साल के करीब हो गए, सोसाइटी को दर्शन ही नहीं होती। तो एक बात प्राइवेट वाले मुनाफा कमा लेते और सोसाइटी के अटैचमेंट दे करके आप ऊपर से राज्य सरकार का बात है सर आप अटैचमेंट नहीं दे सकते हो। हमारी बहुत सारी शिकायतें भी आपके पास भी आई हुई, तो साहब मैं सबमिट करना चाहूंगा कि अटैचमेंट दे या नहीं दे। चाहता है तो दो, जबरदस्ती मत करो। ऐसा है साहब, आईपीएल का खाद अपनी सोसाइटियों में
आता नहीं है, अपन उसके मेंबर नहीं है। इफको का खाद ही अपनी सोसाइटी का बेनिफिट आता है, और इफको के खाद या इफको के खाद के साथ में जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का एक अटैचमेंट अपने पास में आ रहा है, ये कंपनियों की पॉलिसी के रूप में अपने पास आ रहा है। समस्या ये हो रही है कि किसान उस चीज़ को लेने में हिचकता है। तो यही एक सामान्य निर्देश है कृषि विभाग का भी कि जबरदस्ती नहीं की जाए, समझाइश से अगर लेता है तो उसको दे दिया। इसमें हालांकि मैं सोसाइटियों के पक्ष में भी ये बात हमें आती है कि भाई वो किसान किसी भी हालत में उसको लेना नहीं चाहता है, वो माल हो गया, डंप हो रहा है, नुकसान हो रहा है इससे सोसाइटी में, पर वो किसानों के लिए वो खाद भी उनको खरीदना पड़ता है। तो ये बीच की समस्या अपने उनकी इको लेवल और सोसाइटी के बीच की बनी हुई है। इसका उच्च स्तर पर भी अपने स्टेट मैनेजर साहब से भी हमने बात की, अभी कोई समाधान इसका हुआ। जिला कटमोदी जी हमारा किसान अटेंडमेंट देने में असमर्थ है। आपसे अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकार को आप ऐसा लेटर लिखिए, इस सब प्रतिशत हमारी अटेंडमेंट हो चुकी है, अटेंडमेंट को आप नहीं भेजिए। हमारे 29,000 का अटेंडमेंट है, मैं सोसाइटी को डुबाऊंगा। अटेंडमेंट से ज्यादा ये भी नहीं ले सकते, जबरदस्ती कर नहीं सकते। जब बात आपने बोली अध्यक्ष जो कह रहे हैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। भारत सरकार के ऐसे आदेश हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी सोसाइटी को या जो भी उनसे खरीदता है उसको जबरदस्ती अटैचमेंट नहीं दे सकता। और सोसाइटी या प्राइवेट डीलर जो भी है वो खाद बेचता है कंज्यूमर को, वो भी किसी को अटैचमेंट लेने के लिए बात नहीं करता। प्राइवेट मतलब प्राइमरी लेवल पर नीचे बॉटम लेवल पर भी जाता है किसान को देने के लिए, और किसान उसको जबरदस्ती करता है तो उस पर तो कार्रवाई हो जाती है तुरंत। आप किसी बात अधिकारी पहुंच जाते हैं, आपके पास जाकर आपकी तुरंत कहेंगे। लेकिन जो भारत सरकार का जो आदेश है उसकी पालना कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पहला सरकार का जो आप आदेश कह रहे हैं वो हमारे नॉलेज में नहीं है। राज्य सरकार ने जरूर निकाला, अटैचमेंट नहीं किया जाए। और एट द सेम टाइम सभी जो यूरिया कंपनीज है ये पॉलिसी बनी है कि अब हम जो स्टैंडर्ड जो होता है यूरिया जो मास कंजप्शन होता है कोई आप छिड़क दिया, जिससे बीमारियों का भी इशू है, कैंसर डिजीज और सारी चीजें होती है, पंजाब बेगूर फसलें खराब होती है, सब चीजें। तो सरकार का ये इंटेंशन है कि अगर उससे सिर्फ होकर नैनो यूरिया और उसकी तरफ बढ़े, नमो ड्रोन दीदी और ये सारी पॉलिसी सरकार की आ रही है। उसकी वजह से एज ए पॉलिसी कंपनी जो बड़ी कंपनीज है वो विद अटैचमेंट जो नैनो यूरिया या जो भी आपको देते हैं वो उनके साथ ही डिलीवर करते हैं। यदि आप उनसे उनके साथ नहीं लोगे वो जीएसएस को देंगे, सप्लाई नहीं देंगे, वो सप्लाई उसको देने के साथ ये जिसके साथ आए। अब ये एक बिल्कुल सही इशू है। राज्य सरकार ने क्या लिखा आपको नहीं दिया जा सकता, पर अब ये बोर्ड इसको और जो कंपनीज हैं आईपीएल वो राज्य सरकार के अधीन नहीं होती, वो उसके आदेश को नहीं मानती। भाई अगर वो राज्य सरकार कह रही है वो तो सीधी सी बात को कह रहे हैं आप मेरे से लोगे अटैचमेंट लोगे तो दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। राज्य सरकार का आदेश है, हम उसकी कोशिश करें। तो ऐसी स्थिति बनी है और ये केवल यहाँ तक ऑल ओवर राजस्थान इवन बाहर सब जगह बना हुआ है। एक तरफ से एक ऐसे पॉलिसी पुश किया जा रहा है कि नैनो यूरिया उसकी तरफ बढ़े और उसकी वजह से किसानों को इशू भी आ रहा है और सरकार की पॉलिसी आ रही है, राज्य सरकार ने क्या रखा है नहीं दे, तो उसकी वजह से दुविधा बनी है। और ये राज्य सरकार की नॉलेज का हम कमिश्नर एग्रीकल्चर को पर्सनली बात करके मैं ये बात बता चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास बात आ रहा था। ये पिछले साल से इशू था, इस साल में कोई सेम इशू है। हम पर्सनली कॉल करके बोलते थे आप आदेश ये निकालने का उसकी पालना नहीं होगी, इसको राज्य सरकार के अधीन भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, उसकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार चलती है। पीएसयू है ये बात राजस्थान में माल बेचना है सवाल यही है कि वो आपसी समझौता के ऊपर बना हुआ, वो सरकार भी चाहती है नैनो यूरिया देना चाहिए, ये प्रॉब्लम आ रही है। और नैनो यूरिया के नाम पर वो दूसरे पे टेटलेट बहुत सी चीजें देते हैं। अरे एक बात अपन सामान्य पर अपने यहाँ जो खाद का कंजम्पशन है, सरकार की इच्छा है कि उसका लेवल कम करें, बहुत ज़्यादा खाद अपने यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोगों का भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि इतना खाद का उपयोग की बजाय थोड़ा सा अपन समझाइश करके उसको कम भी करवाएं। और इनके लिए खाद के लिए बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, न बढ़ने की जगह। इलेक्शन मान से निवेदन करूंगा कि जितनी भी नई सोसाइटी बनी उसके लिए भूमि आवंटन की जाए और उनके भंडार की व्यवस्था की जाए। एक दूसरी बात जो है हमारे ग्राम दवाखाना में पुरानी जगह बनी हुई है सर, वहाँ जो ट्रक जाता है
धुआं घटना होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए हमने पंचायत को एक लेटर लिखा था कि हमारे को जगह दी जाए। वो जगह भी तो खाली आश्रित है, लेकिन पटवारी द्वारा उसके अंदर अन्य आदमी को ट्रेसपासर यानी दे दिया। तो उसे मंजूर कराने के लिए हमारे लिए जो 5 बीघा जमीन दी है, आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे भंडार में के लिए जगह दिलाने की उसमें मेरे हिसाब से 4-5 का तो हो पाया है आगे कार्रवाई। एक इसमें सबसे पहला पॉइंट अभी आपका ये 2 तारीख से शिविर चालू हो गए सहकारी बस बनाओ। तो ये भी है जो कि नई GSS स्थापित हुई इसमें जमीन आवंटन हो गए। अब 2 चीजें होती है जो हमने अभी तक गए 2 इश्यूज देखे। एक तो आप 1500 स्क्वायर मीटर की लिमिट की जमीन ले सकते हैं। 1500 स्क्वायर मीटर के कितना आवंटन आएगा, जितना भी आपने 1500 से जितनी जमीन ऊपर ली उसका DSC के हिसाब से वो जमीन GSS की इतनी क्षमता नहीं होती कि उसका पैसा दे पाए। कुछ गिनी चुनी GSS होती जो सक्षम होती है। तो एक तो आप 1500 स्क्वायर मीटर के अंदर ही अगर आपको 2 बीघा दे 3 बीघा दे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1500 स्क्वायर मीटर का ही काम है। पहली चीज। सेकंड होता है कि काफी टाइम तो जमीन जो प्रस्तावित की जाती है वो केस में ऐसी होती है। एक तो मेरे तहसीलदार फीडबैक है, शायद आपका था इंद्रगढ़ का मोहनपुरा नहीं, मोहनपुरा नहीं सर, वो कागरा जी। अब आप आते हैं सब मेरा आवंटन हो जाए, तहसीलदार कहते हैं साहब जो ये जमीन प्रस्तावित करते हैं वो आवंटन योग्य नहीं है। अब उस चीज में फंसा है। लेकिन सर उसमें एक आपको देखो कुछ प्रतिबंधित श्रेणियां हैं। अभी जैसे एक आप अभी आगे गैर उचित वो खाल जमीन हम आवंटन योग्य नहीं होती, तो उनका रड़ी का इसका जयदल का तो वो अब अगर इसमें आवंटन योग्य है हम उसको आवंटन करा देंगे। 1500 स्क्वायर मीटर मिशन मोड पे लेके 10 दिन का काम है। कमांड एरिया का होता है डिविजन सामने पास जाती है, नॉन कमांड का बेरेज करना होता है। और एक दो जगह ये भी इशूज आपने बताया कि साहब हमें प्रस्ताव बना के पटवारी सहयोग नहीं कर रहा या एसडीएम सहयोग नहीं कर रहा। ऐसे केसेस में आप पूछिए हमें MTCC से हमारे पास आए, हम यहाँ से मेरे यहाँ से लेटर जाएगा जिनके प्रस्ताव बना के लिखवाएगा। और अगर हो सके तो आप ये अगले 1-2 दिन में मुझे दे दो ताकि अभी प्रस्ताव बनेंगे जो कैंप के दौरान 2 से 15 सीट के दौरान कोई चुनाव की प्रगति हो पाए। इसमें तो हमारी कोशिश है सबके हम लेके आपके माध्यम से सारा एक सोचिए 15 2 चीजें ध्यान रखें। 1500 स्क्वायर मीटर से ऊपर ना जाए, उसके ऊपर जाओगे फिर फाइल लग जाएगी, ठीक है। और सेकंड प्रतिबंधित श्रेणी ना भेजें या तहसीलदार कहते सब यहाँ पे योग्य नहीं तो उसमें हम काटते मतलब हिसाब होता है ये करनी चाहिए। ये करिए लेकिन आपको डिसाइड करना है, उसमें भी कुछ होता है कि तब ये तभी कुछ नहीं है कोई और एक GSS के 50/30 का आवंटन हो 15 से 50/30 में क्या व्यवस्था होगी? 1500 स्क्वायर मीटर एक बीघा होता है 1600 स्क्वायर मीटर, हम 1500 स्क्वायर मीटर जमीन या अगर ज्यादा के लिए DSC के ऊपर पैसा लगेगा। देखो 1965 के आवंटन रूल्स बने हुए हैं आपके न्यूनतम करवाने का प्रयास वो एक्ट है, मतलब जो विधानसभा से जो बिल पास हुए हैं उसके तहत जो रूल बना रखे 1965 का गोदावरी का आवंटन का नियम है, वो नियम किस तरह से परिवर्तित या तो राज्य सरकार कैबिनेट में लेके कैबिनेट में जाता है या तो वहाँ से कोई ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाए तो लगवाना है। ऐसे इंडिविजुअल केस में किसी को कम नहीं करा सकते। हाँ स्टैंडर्ड है 1500 स्क्वायर मीटर का निःशुल्क है, गोडाउन के नाम से लीजिए और उसके ऊपर जो भी जितना एडिशन जमीन है DSC वो टर्वर पे मैटर टर्वर तक चली रहा है, राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है और अब वो जो निर्णय बना वो राज्य सरकार को सर वहीं पे जो जमीन जो आवंटित के लिए हमने दे रखी है उसमें पहले भी पंचायत भवन के लिए हुआ है, तो सर जब वो पंचायत भवन के लिए आवंटित हो सकती है तो GSS सर वो बोला कि रास्ता आ रहा है बीच में, जबकि वही सेम खसरा है वही सारा मतलब पंचायत भवन के लिए आवंटित हुई है। पर वो लोग कर नहीं रहे, या तो तहसीलदार की और पटवारी की मंशा नहीं, और जिस जगह पे ये लोग बता रहे वो फिजिबल नहीं, गांव से काफी दूर है, वहाँ पे चौकीदारी कोई खाद के गड्ढे निकाल के ले आएगा। तो वो पहले भी काम हुआ, ऐसा नहीं कि अभी हम करवा रहे हैं। जो जमीन आप बता रहे हो क्या उसका किसमें क्या है, गैर उनकी रास्ता तो नहीं हुआ सर, वो गैर उनकी रास्ता है गैर उनकी रास्ता नहीं हम सर, पहले भी हुआ सर, पंचायत भवन के लिए कैसे हो गया सर? आप मान ले चलो इसको भी थोड़ा भी रेवन्यू का ध्यान गैर उनकी रास्ता नहीं हुआ होगा पंचायत सर मैं आपके लिए मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आऊंगा, वो थोड़ा सा सी चार्ज इसको और सर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आऊंगा, वो हुआ है ठीक है। तो गैर उनकी रास्ता पाल मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, अभी नाला ये नहीं समझ नहीं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो हुआ है, मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आऊंगा, आपके ऑफिस में आऊंगा। शासक महोदय अभी यहाँ मंत्री जी प्रभारी मंत्री जी बताने वाले हैं, PM साहब का प्रोग्राम है, उसमें शामिल होना है, साफ करना है। आप एक बार
का धन्यवाद। मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ अपने नबार्ड की तरफ से और सोसाइटी के लिए भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं जैसे नबार्ड भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा अभी एक अभियान चलाया जाएगा 2 अक्टूबर से, और हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो टैक्स कंप्यूटराइजेशन जो हो रहा है उस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। कई सवाल और कई चीज़ें आपने अभी मैं आपकी को सुन रहा था कि ये शायद से बैरागी जी बता रहे थे कि सीधा पैसा नहीं आ पाता खाते के अंदर या कुछ इश्यूज आते हैं। क्या ये व्यवस्था ऐसी संभव हो सकती है कि जो सहकारी समितियां हैं और भारत सरकार जो पैसा भेज रही है डीबीटी से, वो सीधा पैसा जो है सहकारी समिति तक पहुँचे? ये ऐसी व्यवस्था भारत सरकार नबार्ड बनाना चाहती है। जब तक ये व्यवस्था नहीं बैठेगी हमारा विकास नहीं हो सकता। तो ये जो टैक्स कंप्यूटराइजेशन जो कराया जा रहा है इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि कई योजनाएं ऐसी है जिसे प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति है या सीमा सुरक्षा वाली है, अटल पेंशन योजनाएं हैं, ऐसी कई योजनाएं बाकी बैंक वाले तो चला रहे हैं लेकिन हमारी सहकारी समिति जो है वो चला नहीं पा रही। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ पर CBS नहीं है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कोर बैंकिंग सोल्यूशन का, कि मान लीजिए आपके गाँव का कोई लड़का है और वो पढ़ने के लिए चेन्नई जाता है, चेन्नई में IIT में उसका एडमिशन हो गया। अब उसका खाता अगर आपकी सहकारी समिति है बैंक के अंदर है और आपको उसको पैसा भेजना है तो आप उसको पैसा अभी नहीं भेज सकते। लेकिन अगर हमारा ये CBS प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है और आप सबकी सोसाइटी को हम लोग CBS से जोड़ लेते हैं तो उसका जो पिताजी है या उसके रिश्तेदार है वो उस ग्राम समिति के माध्यम से ही पैसा जो है उस लड़के तक पहुंचा देंगे। अब ये सुविधा इतनी बड़ी सुविधा है। अगर दूसरी बात, आपको रात को देर रात में पैसे की आवश्यकता पड़ती है, वो पैसा जो है वो किससे लेगा? बैंक तो बंद हो जाता है, सहकारी समिति के पास ATM नहीं है। अब बताइए वो कैसे जो है वो पैसा जो है लेगा? रिश्तेदारों से लेगा, किसी और से लेगा? आसपास ATM है नहीं। तो हमारा ये ATM लगाने से सबसे पहले आपका CBS पे अगर प्लेटफॉर्म पे आप आ जाते हैं तो हम लोगों का अगला कार्रवाई इसमें ये होगा, जो माइक्रो ATM देते हैं अभी उसको हम फुल फ्लेज ATM के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन करता है, अगर वो SBI का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, जो इस्तेमाल करता है उसको फीस मिलती है। तो आप लोगों को भी जो है इस प्रकार से आपकी आमदनी बढ़ सकती है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो भारत सरकार द्वारा जो टैक्स कंप्यूटराइजेशन चलाया जा रहा है, देखिए हमको एक चीज़ समझनी होगी, हमारी जो सहकारी समितियां, बूंदी की सहकारी समितियां हैं, राजस्थान की सहकारी समितियां हैं, इनके पास अपने सोसाइटी दिखाई थी। तो बासी सोसाइटी में उनसे पूछा कि आपके डिपॉजिट्स कितने हैं, तो उन्होंने बताया केरला में एक सोसाइटी के पास जो है लगभग 100 करोड़ के डिपॉजिट हैं। सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, और वहाँ सारी सोसाइटी अपने आप आगे लिखती है मिनी बैंक। अगर आप केरला में कभी जाने का मौका मिले या आंध्रा में भी जाइए या तमिलनाडु में भी जाइए, हमारी सहकारी समिति के पास जो है 100 करोड़ तक के डिपॉजिट्स हैं। तो ये संभव कैसे हो पाया? तो ये तभी संभव हो पाता है कि जो एक तो वहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि बहुत से लोग वहाँ पर जो है नर्स के रूप में या लेबर के रूप में मिडिल ईस्ट में जाते हैं, दुबई वगैरह में। वो सारे लोग पैसा जो है सहकारी समिति को देते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है, कश्मीर और हिमाचल में। जितनी हिमाचल की सोसाइटी, मैं हिमाचल प्रदेश में था, जितनी हिमाचल की सोसाइटी है वो सारा सेब का पैसा सहकारी समिति के पास आता है। हिमाचल में भी ऐसी सोसाइटी देखिए 50-50 करोड़ के डिपॉजिट उनके पास में। गुजरात की सोसाइटी आप देख लीजिए, दूध का जितना बिजनेस होता है उसका सारा पैसा जो है वो सहकारी समिति के पास आता है। महाराष्ट्र की सोसाइटी आप देख लीजिए, सारा पैसा वहाँ पर आता है। मैं बीच में बात काट रहा हूँ आपकी। हाँ जी बताइए। सोसाइटी में इतना बढ़िया काम हो रहा है, केरला की में हो रहा है, तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि हम लोग भी उनसे इंस्पायर होंगे, तो यहाँ से कम 10 या 20 अध्यक्षों का एक शिष्टमंडल बनाया जाए और हमारी विजिट कराई जाए, ताकि हम लोग उनसे सीखें कि यार कैसे किस मॉडल पे वो लोग काम कर रहे हैं।
डीएम साहब इसमें कोई ना इस तरह से आप इसको प्रायोजित करवाएं किसी भी तरह मैं बिल्कुल इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम प्रायोजित कर सकते हैं। हमने छोटा सा प्रयास किया था, हमारी एक कैट विजिट होती है एग्रीकल्चर से हमको भेजते हैं। हमने एनडी राय करनाल के लिए कुछ सहकारी समिति के लोगों का भी नाम लिया और दुख की बात यह है कि अंत में सबने मना कर दिया। हमने 30 किसान चिन्हित करे थे जिसको हम एनडी राय करनाल भेजेंगे, तो हमने कुछ सहकारी समिति के भी लिए गए कि लास्ट टाइम भी ऐसे कुछ सवाल पूछे गए थे कि हम भी ट्रेनिंग की जाते हैं, और उन्होंने जितने हमने सहकारी समिति के चिन्हित करे उनमें से उन्होंने कहा कि साहब हम तो व्यस्त हैं, हम नहीं जा पाएंगे। तो आप नाम देते हैं तो ये भी सुनिश्चित करें कि वो जाएं। ये तो हमने उसके नाम से जो है नाम तो भिजवा दिया, एनडी राय करनाल में रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, अब वो हम किसान को कैसे भेजे, वो जाने को तैयार ही नहीं होता है। तो आप इस प्रकार की आप हमसे अपेक्षाएं रखते हैं तो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप जो नाम देते हैं वो ऐसा नाम दे कि वो जाए और सीख के आए और हमको भी बताए हमें कुछ फायदा हुआ है, भेजने को मैं तैयार हूँ। बिल्कुल सर, आप इस बार करें प्रयास। मैं एमडी साहब के माध्यम से नाम लूंगा ताकि साहब को भी मिलूं में रखूं। इस बार अध्यक्षों का प्रोग्राम रखवाया नहीं, कोई इशू नहीं है, ये भी किसान ही है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अभी मैंने अभी देखो, क्योंकि आपने महाराष्ट्र बोला है, अभी करनाल के लिए और एक हमारा यहाँ सरसों का बेल्ट बहुत ज़्यादा है, तो भरतपुर में सरसों का सेवर में एक संस्थान है ICR का, वहाँ पे 60 किसानों का प्रपोजल भेजा है हमने उसके अंदर। तो आपकी कुछ किसानों को सर हम उसमें एकोमोडेट कर देंगे, बाकी महाराष्ट्र का जैसे आप चाह रहे हो, या गुजरात का कोऑपरेटिव टूर करने के लिए चाह रहे हो, तो उसके लिए हम लोग प्रस्ताव बना के इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन 2 प्रपोजल हमने भेजे हैं एनडी राय करनाल के पास और आपके सेवर भरतपुर के अंदर किसानों को भेजने के लिए, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए हमने कुछ किसानों को भेजा और वहाँ पे अच्छा बीज मिलता है। जो पायनियर का बीज आप यूज करते हैं हमारे सरसों के अंदर, उससे सस्ता बीज जो है वो ICR का था, उत्पादन लगभग उसके आसपास ही होता है, 19-20 का अंतर होता है। नहीं, मैं कोऑपरेटिव मॉडल की बात कर रहा हूँ। ये तो चलो किसानों वाली बात होगी। आज अपन सेवर में मान लो मस्टर्ड का है, करनाल में डेयरी का है, तो जैसे जो अपन बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे मिनी बैंक लिखा हुआ रहता है, 100 करोड़ की डिपॉजिट है, तो यहाँ की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे कोई पैसा जमा कराता है तो उसको विश्वास ही नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, तो इसमें किसी कमी है, तो वो कैसे उन लोगों ने जनरेट कर रखा है, वो चीज ही तो अपन को समझ नहीं है ना। क्या उन्होंने ऐसा कर रखा है कि लोग उनके पास पैसा जमा करा देते हैं। हमारे मैं आपको 2 कारण तो बता सकता हूँ। हिमाचल प्रदेश में क्या है समस्या कि एक वहाँ गांव पहाड़ों पर है, तो एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच में लगभग 50 किलोमीटर का अंतर रहता है, तो करे ना करता उसको वहीं आना है उसके पास। ये तो है हिमाचल की समस्या। अब आपकी जो केरला के अंदर क्या है, 2 चीजें वहाँ पर है। एक तो मिडिल ईस्ट का पैसा आता है जो हमारे यहाँ नहीं आता, दूसरा वहाँ गोल्ड का बहुत प्रचलन है। वहाँ क्या करते हैं लोग, गोल्ड जमा करवा के लोन लेते हैं। ये बहुत ही व्यापक स्तर पे होता है पूरे साउथ के अंदर। तो वहाँ पर ये 2 बड़े कारण हैं, एक तो गोल्ड और दूसरा जो मिडिल ईस्ट से जो पैसा आ रहा है, उन 2 के वजह से जो है वहाँ पर ये ज़्यादा डिपॉजिट जो है वहाँ पर जाते हैं इसके अंदर। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी ग्राहक किसी बैंक के पास जाता है तो सुविधा मांगता है। अगर आप उनको सुविधा दे सकते हैं गांव बैठे, अगर आप मुझे गांव बैठ के मुझको एक ATM की सुविधा मिल जाए और मुझको जो है उसी गांव में बैठ के जो है मैं फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ, यही हमारा सहकार का जो ये पूरा ये हमारा मिशन यही है इसके अंदर कि हम लोग जो है चाहते हैं कि जो किसान, हमारे पास कुछ गिनी चुनी सोसाइटी है, उसका नाम हर जगह आता है। नागौर के अंदर एक सोसाइटी है, सबने नाम सुना होगा, वो उसको है पलसाना वगैरह है, पलसाना इधर है मेरे ख्याल से, सीकर में भी एक है, सीकर सोसाइटी है जिसको कई नाम मिल चुके हैं, निमोद। तो उसने अपने अध्यक्ष साहब ने अपने स्तर पे हम बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली हुई है। मतलब ये एक नोवेल आइडिया था। अब लाइब्रेरी के अंदर बहुत छोटी फीस या कम फीस में लोग बच्चे आके पढ़ते हैं, वहाँ सारी सुविधा दे रखी है, पूरा GSS सोलर पे चल रहा है। जितनी भी आपने योजनाएं चल रही है उस योजनाओं को एक सोसाइटी के ऊपर लेके आए और आज वो जो है एक सम्मानित नाम से, ऐसे ही पलसाना नहीं किया है। तो हमारा कोई मॉडल, हम अपना मॉडल कोई हमारे पास में है क्या? हमारे पास कोई ऐसी सोसाइटी है जो हम बता सकते हैं कि साहब ये एक सोसाइटी ऐसी है जो सोसाइटी जो है मॉडल सोसाइटी है, यहाँ हम लोग किसानों को ये सुविधाएं दे रहे हैं। एक भी ऐसी सोसाइटी हमारे पास एक ऐसी सोसाइटी हमें बताएं जो सोसाइटी के पास ऐसा मॉडल है जो रेवेन्यू मॉडल के रूप में काम कर रहा है। अध्यक्ष साहब आप बोले। लमसम उसके हिस्सा राशि चली जाती है, उसको कितने मिलते हैं? 8,000 रुपये। तो बैंक पे आना पड़ेगा उसको खाता खुलाने के लिए, तो किसान चक्कर काटता काटता परेशान हो जाता है।
मैं चाहता हूँ कि जीरो बैलेंस में खाता खुलने वाला 1100 रुपये पर जमा कराने क्या उचित है क्या? हमारी ब्रांच में 1100 रुपये जमा करा रहे हैं। मार्च अप्रैल के महीने से लगातार देख रहे हो कई लोगों की शिकायत आ रही है। तो 10,000 रुपये 8,000 रुपये लोन देंगे। ये शिकायत आपके पास कैसे आई? हमारे पास तो आनी चाहिए ना। हमारे कंज्यूमर तो हमारे से कहेंगे ना सर। है जी, हमारे कंज्यूमर तो हमारे से कहेंगे, किसान तो हमसे जुड़े हुए, सीधे किसान होगा थोड़ी आते ये हैं। चीज़ आप चलो आपने यहाँ रखी है, इसका भी समाधान हम कर देंगे। अगर कोई 1100 रुपये में खाता खुलवाने के लिए जीरो बैलेंस में भी खाता हमारे यहाँ खुलता है ना, तो इसमें ये कोई इशू नहीं है। आप जीरो बैलेंस में खाता नहीं खोलता है वो चीज़ हमारे। दूसरा, हम फार्म भर के वहाँ से हमारा व्यवस्थापक प्रमाणित करके भेज देता है, फिर उसको बैंक आने की जरूरत क्या पड़ेगी किसान को? तो या फिर अगर वहाँ का फार्म मान्य नहीं तो सीधा बैंक आगे खाता खुलवाए, डबल चक्कर क्यों कटवाए किसान से? देखो इसमें मोहन जी आप बताओ, थोड़ा केवाईसी का इशू अपन कह सकते हैं। एक बार ब्रांच में आने में मेरे हिसाब से कोई इस चीज़ को वो नहीं करना चाहिए। नहीं, खाता खोला जाएगा उसी दिन किसान आए। ऐसा अध्यक्ष साहब, अगर ऐसी कोई जनरल है नहीं कि व्यवस्थापक अपने आप फॉर्म कराता है, ब्रांच में आते हैं और खाते खुल जाते हैं, ये जनरल प्रैक्टिस अपने चल रही है। फिर भी स्पेसिफिक अगर किसी को टारगेट करके ही परेशान किया जाए तो आप तत्काल उसी दिन उसी समय आप ही चीज बोला करो। मार्च महीने में लोन सैंक्शन हुआ, अब तक कई लोगों के पेमेंट नहीं डले, हमें टारगेट किया जा रहा है बूंदी ब्रांच से। तो ये जो चीज है स्पेसिफिक समस्या है आपकी, तो ये बताया करो कि ऐसा ये आम जन की समस्या है। कई लोगों के साथ खाते 1100 रुपये सबके काटे गए, सबके साथ ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, फसली ऋण लेने वाले जितने भी किसान हैं उनका सबका खाता जीरो बैलेंस पे ही खुलता है। और जीरो बैलेंस आप जांच कराइए, किसी का भी जीरो बैलेंस में नहीं होगा। अप्रैल के बाद जांच कराइए आप। इसकी बिल्कुल जांच करा लेंगे। हाँ बिल्कुल कराइए आप जांच। एक जो भी शिकायत हो किसी किसान की एक लिखित में दिलवा देना आप। बिल्कुल दिला दूंगा। किसान हर क्षेत्र से जिले से भिजवाया जाए, वो कृषि सुपरवाइजर उनकी मनमर्जी से भेज देते हैं। कई किसानों को जानकारी नहीं होती है, तो ये एक सोसाइटी के माध्यम से जाए, ये एक अच्छा सुझाव रहेगा और अच्छा संदेश जाएगा। दूसरा मेरा अभी चेयरमैन साहब अटैचमेंट वाला लफड़ा था कि उन्होंने कहा कि 7 कट्टे जिंक के लेंगे, 8 कट्टे जिंक के लगेंगे। जब हमें तो हमारे पास तो खाद के पैसे देने के ही पैसा नहीं है, जिंक का पैसा कहाँ से देंगे? और खाद को बेच देंगे, जिंक को लेगा कौन? पैसा कहाँ से लाएंगे हम? इसलिए खाद बेचने में सोसाइटी सक्षम नहीं है। इसमें देखो काफ़ी बड़ा डिस्कशन अपन कर चुके हैं कलेक्टर साहब के सामने। तो ये अटैचमेंट वाला इशू का समाधान तो न मेरे लेवल से संभव है और न कलेक्टर साहब भी इसमें संभव कर अपने सोच पा रहे हैं। जो आपसे बात हो गई, तो ये इशू को बार बार दोहराने का मेरे हिसाब से भी उचित नहीं। बताओ। अटैचमेंट में सरकार को लगा कि अच्छी चीजें हैं, तभी उनको यहाँ पर लॉन्च किया गया है, लेकिन अपने यहाँ पर उसका डेमो नहीं दिया जा रहा है। जैसे जो विभाग है वो उस हर गांव में ये किसान की ये क्या 2 बीघा जमीन में डेमो को एक विशेष प्रयास है। अगर उसमें गुणवत्ता होगी ना तो हम भाग के मांगेंगे। इस प्रकार की डीएपी मांगते हैं, यूरिया मांगते हैं, तो हर गांव में डेमो दिया जाए, उसका कंपेरिजन किया जाए पास वाले खेत में, बिना डेमो वाले खेत में, तो उसमें जो उपज बराबर आएगी या उपज बढ़ती हुई आएगी तो किसान आगे होके लेगा। लेकिन एक तरफ कोई सबकी कमी है, कृषि विभाग की भी कमी है, वो डेमो देते ही नहीं। डेमो देंगे तो किसान डेमो से ही प्रचार होगा इन सब चीज़ों का। किया समय पे चला नहीं वो, तो इसलिए वो चक्कर कटे इस बार। निश्चित टाइम किया जाए, सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन दिया जाए अकाउंट खोलने के लिए, या फिर अलग आदमी उठाया जाए। चलो ये आपके सुझाव को अपन रख लेंगे। धन्यवाद सर। तब से कई लोग जो मृत्यु हो जाती है हमारे पास हिस्सा राशि मांगने आते हैं, जबकि रानीपुरा में 14,35,004 रुपये हमारे दर्शा के ऑडिटिंग रिपोर्ट के अनुसार और 3 लाख कुछ रुपये अमानत के दर्शा के साथ। क्या हमें ऐसे देखते रहेंगे या कुछ मिलेगा? देख के खुश होते रहेंगे या फिर दुखी होना पड़ेगा लास्ट में? जैसे इस तरह से की बात है, देना रानीपुरा जीएसएस को आपको रानीपुरा देगी ना आपको। इसमें से रानीपुरा के लगभग 2,60,000 रुपये हमारे पास सरप्लस एक्सेस जो इस राशि यहाँ पे जमा है 2,60,000 के, इससे आपको ट्रांसफर कर देंगे। बाकी का पैसा आपको रानीपुरा ही देगी। अगर नहीं देती है तो धारा 58 में रानीपुरा के खिलाफ आप डीआर ऑफिस में वाद दायर करिए। उसकी जो भी जहाँ से भी दे सकते हैं वो वहाँ से डिसीजन होगा इसका, वो लीगल वाद चलेगा। और आप धारा 58 में जिन भी 2 समितियों के बीच में अगर किसी भी संपत्ति की विवाद का लेन देन है, वो धारा 58 में आप डीआर ऑफिस में वाद दायर करें। तो अभी वर्तमान जो वहाँ के अध्यक्ष या
व्यवस्थापकीय ऑलरेडी अपन उस सोसाइटी के नाम का ही दायर वो ग्राम सेवा सहकारी समिति के विरुद्ध ही होगा। क्योंकि जानकारी तो पहले वालों को ही इसकी ज्यादा वो ग्राम सेवा सहकारी समिति के विरुद्ध ही होगा, वो दायर होगा और उसमें ही आपकी संपत्ति का विभाजन होगा। तो ये तो आपके आशीर्वाद से आप लोग नहीं, आप लगाओ ना, आप एक बार लगाओ, लीगली कैसे डॉक्यूमेंट आएगा उसमें? हम तो आप लोगों के बताए अनुसार चल रहे हैं। आप लगाओ एक बार इसको, ठीक है। बाकी जिन समितियों के जो नई समितियां बनी है और पुरानी समितियों की बैंक के पास अगर हिस्सा राशि ऋणानुपात में ज्यादा जमा है, इतने रुपए तक के हम हिस्सा राशि आपको नई समिति को ट्रांसफर कर देंगे, तो वो 2 लाख कर देंगे और वो हिस्सों के रूप में ट्रांसफर होंगे। अच्छा, कि आपके ऋणानुपात में जितना चाहिए उतना हम वहाँ जमा कर देंगे ताकि आपसे नई राशि नहीं लेंगे। ठीक है सर। कहना चाहते हैं जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने अच्छे कार्य किए हैं उनको सम्मानित अपन पिछले साल भी किया था, इस साल भी अपन करने का विचार है। तो मैं अपने मालक साहब से बोलूँगा कि वो एक बार उनको सबको बुला लें यहाँ पे और उनने जो एक नवाचार अपनी सोसाइटी में किया है उसको सबके सामने रखें। जो सहकारी समितियाँ जिले में अच्छा कार्य कर रही है उनके व्यवस्थापकों के आवेदन बैंक द्वारा प्राप्त किए गए हैं और वर्ष 24-25 में जिन्होंने नवाचार करते हुए समिति के लिए अच्छे कार्य किए हैं उन व्यवस्थापकों में से 23 व्यवस्थापकों के हमें आवेदन प्राप्त हुए थे। उसमें से 10 व्यवस्थापक यहाँ आज सम्मानित किए जाएंगे। उसमें सबसे पहले जो करवर ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसके व्यवस्थापक राकेश कुमार नागर को मैं आमंत्रित करूंगा। मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, तो मैं तो कहता हूँ कि केरल मॉडल को करवर मॉडल ही क्यों नहीं शुरू करें। मेहनत अपने को करनी है, पैसा अपने को लगाना, बिजनेस अपने को करना, जो भी नहीं नवाचार करने अपने को करना। करवर ग्राम सेवा सहकारी समिति में नवाचार के तौर पर जन रूप में पैक्स को कन्वर्ट किया गया है। इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर की 3 जो सहकारी समितियां हैं, BBSSF जो बीज सहकारी समिति है, एक एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है नेशनल लेवल की, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो सोसाइटी है, उन तीनों की सदस्यता इस समिति ने ली है और समर्थन मूल्य खरीद में भी इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके अलावा PDS व्यवसाय भी निरंतर रूप से अच्छी इस समिति ने हासिल किए हैं। अध्यक्ष साहब, यहाँ पर पधारे हुए सभी अध्यक्ष महोदय, हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय एवं सभी कर्मचारीगण, जैसा हमारे वरिष्ठ प्रबंधक महोदय श्रीमान मोहन जी जाट साहब कह रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग सब काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी, कल हमारे बिरला जी भी आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि भाई सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही है कि सरकार को नई कोई योजना चलाने की जरूरत ही नहीं है, यदि उन योजनाओं को अपन धरातल पे उतार लें। तो वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमने करवर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया कोई कहीं से कोई पैसा लाए हो या किसी नेता से कुछ लिया हो, कुछ किया हो। हमने जो सरकार की योजनाएं थी और जो हमारी सरकारी संस्था के अंदर जो संसाधन थे उनका बेहतर उपयोग किया और उसी से हमने समिति को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारी जो नैनवा तहसील है जिसके अंदर 32 कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, तो हमारी सोसाइटी ने जो प्रोग्रेस की उसके देखा देखी हमारे यहाँ की जो और सोसाइटियाँ थी, जैसे हमने MSP केंद्र चालू किया, तो इतने सालों से किसी भी सोसाइटी के पास MSP चालू किया तो हमारे देखे देख जरखोदा ने भी किया, बामन गाँव ने भी किया, सिसोला ने भी किया, बासी ने भी किया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई सोसाइटी आगे बढ़ती है तो सब लोग उसके देखा देखी कोशिश करें और अपनी समिति को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो आपके यहाँ भी जो नवाचार हैं उनको आप लागू करें और अपने जो फंड का मैनेजमेंट है वो सही तरीके से करें। जैसे समिति के अंदर हिस्सा राशि वाली बात आ रही थी, तो जो समिति के अंदर हिस्सा राशि के पैसे जमा थे 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी थे, हमने उनको बैंक के अंदर जमा कराया, भाई 50 लाख की FD करवा ली और उस पर बैंक के जो 0.5% ज़्यादा में जो अपन को OD लिमिट दे देती है। अब साल में मुश्किल से 2 या 3 महीने पैसा काम आता है, 10 महीने तो अपन के SBI अकाउंट में या खाते में पड़ा रहता है, चालू खाते में, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला अपन को। तो मान लो साल के अगर अपन 2 या 3 लाख रुपए भी ब्याज अर्न कर लेते हैं तो एक व्यवस्थापक की तनख्वाह तो निकलती ही है। तो इस तरह से आपको माइक्रो लेवल पे काम करना पड़ेगा और एक एक रुपए का
कोशिश करनी पड़ेगी, जब जाके अपन सोसाइटी को प्रॉफिट में ला सकते हैं। और मेरे को वैसे तो पता नहीं है कि किस सोसाइटी का कितना प्रॉफिट है, लेकिन इस साल हमारी सोसाइटी ने सबसे ज़्यादा लाभ अर्जित किया है जब से सोसाइटी खुली है। इस साल हमारा जो टोटल सकल लाभ है खर्चे काटने के बाद, वो 22,23,000 रुपये रहा है। तो पहली बार ये हुआ है नवाचार पटाखों से संबंधित, आतिशबाजी से संबंधित। इसके अलावा कस्टमाइजिंग सेंटर जो चला रहे हैं, इनकी समिति ने 30 में से 22 अंक हासिल किए हैं। तो अगर अपना दिवाली का सीजन आने वाला है, आप लोग भी किसी सोसाइटी में सक्षमता हो तो इस तरह का आप प्रयास करें। तीसरे नंबर नई हिस्सा राशि जमा नहीं करा सकते। तो ये हम लोगों के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि जो नेशनल स्तर की जो 3 सोसाइटियाँ, भारत वीक सोसाइटी, भारत जो ऑर्गेनिक सोसाइटी जो है, अगर अभी उसके अंदर कोई भी हिस्सा राशि जमा कराते हैं, इस साल अभी NCOL की जो AGM हुई थी तो उसमें 20% डिविडेंड जनरेट किया गया था। तो बहुत बड़ी राशि होती है जो आपको कभी भी किसी भी व्यवसाय में जनरेट नहीं हो सकती। सब लोग इन नेशनल स्तर की जो अपनी सोसाइटियाँ हैं इसके अंदर बने। और अभी बीच में हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव है, उन्होंने कहा था कि फिर राज्य स्तर पर हम जो सोसाइटियाँ हैं उनको सम्मानित करेंगे। तो उसके जो मापदंड है उसके अंदर भी इन्होंने ये रखा है कि जो नेशनल स्तर की जो सोसाइटियाँ रहेंगी, जो इनके सदस्य रहेंगे, उनको उनके अंक जुड़ेंगे। तो सब लोग कोऑपरेटिव डाटाबेस, उसके अंदर अपनी सोसाइटी के जो काम है उनको आप लोग एंट्री करवाएं, ताकि ये ना जो आप लोगों का भी आगे सम्मान हो सके। धन्यवाद। यहाँ अपने नेशनल लेवल पर बनी हुई है एप्को क्लबों की तरह, जो राकेश जी आपको बता रहे हैं। एक भारतीय बीज सहकारी समिति है, एक NCEL नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, एक बनी है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी। तो जिसमें बीज समिति है, इसकी हिस्सा राशि 1,000 रुपये सोसाइटी के लिए होती है सदस्य बनने के लिए। NCOL की हिस्सा राशि 10,000 रुपये होती है और NCEL की 21,000 होती है। तो अपना 21,000, 10,000 और 1,000 इस तरह से करीब 32,000 का इन्वेस्टमेंट करने पर अपनी सोसाइटियाँ राष्ट्रीय स्तर की समितियों की मेंबरशिप मिलेगी इससे, और ये आगे आपको सभी के लिए बहुत फायदे की चीज़ होगी। तो हमने प्रयास करके बीज समिति में तो लगभग 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सदस्य बनवा लिया है। जो शेष बची है वो भी उनके अध्यक्षगण उनके अपने व्यवस्थापकों से बात करके और उनके मेंबर बने। बाकी जो NCEL और NCOL 2 और सोसाइटियाँ हैं, इनके भी आप मेंबर बने, जिससे आपकी समितियों को लाभांश का भी फायदा मिलेगा और सरकार की योजनाओं का भी फायदा इसमें मिलेगा। नौताड़ा ने कंप्यूटरीकरण में उत्कृष्ट कार्य किया है, उनकी जो सदस्यता है इन्होंने ग्रहण कर ली है। 95% से अधिक लेकिन इनके अतिरिक्त भी ऐसा नहीं है कि जिले की अन्य समितियां काम नहीं कर रही है या किसी चीज़ में कमजोर है, पर ये कुछ मापदंड जो है ये होते हैं जो निर्धारित बैंक के द्वारा किए जाते हैं और उन मापदंडों के आधार पर इन समितियों का चयन होता है। इनके अलावा भी बहुत सारी समितियां हैं जो अपने नवाचार के लिए बूंदी जिले में जानी जा रही है, अपना काम कर रही है। कुछ और समितियों में मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने अपने आवेदन प्रस्तुत किए और अच्छे अंक हासिल किए। इसमें भट्टीपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसके अलावा कुमार की सीतापुरा, इंगोनिया, रामगंज, बेरूपुरा ओझा, डाबेटा, भवानीपुरा, टिकरदा, बोरखंडी,
और भी कुछ समितियां, मतलब लगभग हम देखें तो 182 जो समितियां अभी बनी है पूरे बूंदी जिले में, काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। बस थोड़ा सा जो है वो सही तरीके से मैनेजमेंट और आगे बढ़ने का है कि किस तरह से हम जो भी नवाचार हैं उनको अपनाएं, कुछ नया काम करें। बस ये ना हो कि हम जो केवल जो है फसली ऋण बांट दें और वसूल कर लें। उसके अलावा भी बहुत सारे काम जो अभी आपको अनुभव हो जा रहे हैं, जिनकी चर्चा की गई है, उन पर थोड़ा फोकस किया जाए। सभी समितियाँ अच्छा काम करती है। जिले के अंदर ऐसी कोई कुछ गिनी चुनी समितियाँ हैं जहाँ पे कुछ मामले गलत पाए जाते हैं, बाकी सभी अच्छा काम कर रही है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हाड़ौती के अंदर एक समिति है बूंदी जिले की जिसने स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी स्थापित की है, मतलब विद्यार्थियों को सेवा उपलब्ध करा दी है, जिसमें सुंदरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति बरुदन में फटाखा और आतिशबाजी का व्यवसाय इन्होंने किया। इसी के साथ तालेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति है जिसने भी ये काम किया है। इसके अतिरिक्त जो है ये लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है भी अभी आजकल काफ़ी चल रहा है, इसमें तालेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति भी अपनी समिति जो परिसर में जो है इसको प्रस्तावित कर रही है, वो भी लाइब्रेरी ओपन करना चाहती है। तो जितने भी जो नवाचार आपको मिलते हैं, जो भी सरकारी सहायता जहाँ से मिल सकती है उस पर थोड़ा फोकस करें। अभी कलेक्टर साहब आए थे और जमीन आवंटन की बात हुई थी, क्योंकि 2 अक्टूबर से अभी आपका जो सहकार सदस्यता अभियान चल रहा है, इसमें जो भी हमारी जो नई समितियाँ हैं, 32 समितियाँ हैं जिनके पास जमीन नहीं है। यहाँ बैठे हैं कि जब कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि प्रस्ताव पहुँचना चाहिए, तो प्रस्ताव पहुँचना जरूरी है। तो एसडीएम्स को, सभी को, जो एसडीएम जो साहब हैं आपके, जो भी उपखंड आपके लगता है आपकी समितियों में, उनको साफ निर्देशित किया कलेक्टर साहब ने कि प्राथमिकता के तौर पर ये जो अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, उसके पहले ही जो है सभी समितियों को जो है जमीन आवंटित कर दी जाए। निश्चित जो समय अवधि में अपने प्रस्ताव पेश करें, गोदाम निर्माण के, गोदाम मरम्मत के, या जिस तरह से भी जो भी योजनाएं सरकार की है। इसके अलावा जो 1500 वर्ग मीटर वाली बात है, तो आपको मैं जानकारी दे दूँ, जो 500 मीट्रिक टन की जमीन पे बन जाते हैं, तो वो भी अगर नई समितियां या पुरानी समितियां जो भी इसमें इच्छुक होती है, वो भी अपनी जमीन आवंटन संबंधित कार्रवाई कर ले। अगर किसी ने पहले से जमीन आवंटित नहीं करवाई है, जैसे किसी समिति को दान में मिली होगी या किसी ने स्वयं ने खरीदी होगी, तो वो भी देख लें। यदि अगर मान लो आपने सरकार से पहले कभी जमीन अलॉट नहीं करवाई है, तो आप पात्र हैं, अभी भी 1500 वर्ग मीटर जमीन अलॉट करा सकते हैं। लेकिन अभी प्राथमिकता के तौर पे जो 32 समितियां नहीं है उनमें जमीन अलॉट कराई जा रही है, और इसके प्रस्ताव आप भिजवा दें। 32 के 32 समितियां जो भी भूमि विहीन है उनके प्रस्ताव पहुँचने चाहिए। 2 अक्टूबर से अभियान चल रहा है। थोड़ी सी 5 मिनट आपको अभियान के बारे में सब जानकारी। मापदंड जो है, आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि किस आधार पे, मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये जो मापदंड होते हैं इसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ होता है। कहीं भी भर्ती परीक्षा भी होती है तो कट ऑफ तो निर्धारित होता है कि बहुत सारे मापदंड होते हैं। बहुत सारे मापदंडों के आधार पर जो 30 अंक है उसमें से 3 अंक वसूली के हैं। 3 अंक जो है अधिकार सदस्य कितने हैं, 6 अंक होते हैं इसके। पर चूंकि क्या होता है, मैथमेटिकल बातें होती है, कैलकुलेशंस होती है, बहुत सारी चीजें होती है, और सबको जो है सम्मानित भी कर नहीं सकते। अगले साल हो सकता है आपका भी नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर के प्रस्ताव भेजे हुए हैं। बजट घोषणा में अभी मात्र 1 का स्वीकृत होके आया है, जिसको जरूरत नहीं थी। जिनकी जरूरत है उनमें किसी का भी नहीं आया। तो ये बात आपकी सही है, और हमने हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की इसमें। जैसे ही आप लोगों के आए हैं, सबके नए समितियों के सबके प्रस्ताव भेजे हुए। ईयर ऑफ कोऑपरेटिव बिल्ड्स ए बेटर वर्ल्ड, ये थीम है शायद अपना। और अभी पवन जी ने सबसे पहले शायद यही चीज़ बोली थी कि जिले की 80% ग्राम सेवा सहकारी समितियां घाटे में है। तो कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव, इफको कंपनी है, कृपको कंपनी है, कोऑपरेटिव कंपनी है, किसानों के द्वारा किसानों के लिए बनाई हुई कंपनियां हैं। और पंडित, आज आपका इफको खाद प्राइवेट डीलर्स को जा रहा है और सोसाइटियों को खाद नहीं मिल रहा। और अभी मैं आपको कुछ तथ्य और बताऊं तो शायद सब किसानों के भी कान खड़े हो जाएंगे। प्राइवेट डीलर्स जो है, वो प्राइवेट डीलर्स कह रहे हैं कि खाद तो मेरी जेब में है। किसान तो भटका फिर रहा है, ट्रोलियों में खाद भर भर के खेतों में भरा है। अध्यक्ष साहब, मैं एक बात ये कह रहा हूँ, ये बैंक की आम सभा है। नहीं, इसमें इफको की बात हम कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, आपका कमोबूत कौन है? हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां, हमारी मेंबर हैं,
आपका कमाऊपुत कौन है? बैंकों के बारे में कोई टिप्पणी इसमें हमारी आम सभा में क्या कर लेगी? आम सभा में जो आप अलॉटमेंट की बात कर रहे हो, ये आम सभा की बात है। क्या अलॉटमेंट? ग्राम सेवा सहकारी समिति जमीन का आवंटन हमारा विषय है। एक मिनट सर, आपका कमाऊपुत कौन है, मेरे को तो ये बताओ। कमाऊपुत क्या होता है? सोसाइटी है कि नहीं है? हाँ नहीं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं आप। जब सोसाइटी आपको जो कमा के देने वाली है वो घाटे में जाएगी, तो फिर आपका बिजनेस भी कैसे चलेगा? ऐसा है, आपको पता है, सब आपस में इंटर रिलेटेड है और यही चीज करने के लिए यहाँ बैठे हैं हम लोग। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर जो मना रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, भारत में इसका विशेष वो मन रहा है। यही तो मैं कह तो रहा हूं सर यहाँ पर हमारे यहाँ पर इफ्को की बुराई करने से क्या मिलेगा? इस आम सभा में मेंबर आप लोग हैं, कॉर्पोरेटिव से संबंधित ये तो मामला तो सब अजी वो नहीं आए तो इसमें हम कोई पकड़ के थोड़ी लाएंगे उनको। नहीं, तो आप ये तो कोई बात नहीं हुई साहब, गलत नहीं, ये चीजें यहाँ पर मेंबरों की आम सभा होती है। इसको क्रप्को को हमने इनवाइट किया है, वो नहीं आए तो वैसा उसमें थोड़ी कि भाई आप जबरदस्ती आओ। ऋण व्यवसाय कम होना है, उनका दो से ज्यादा अधिक व्यवसाय नहीं करना है। कितना बिजनेस किया होगा उन्होंने? ये चीजें मैं आपके सालों में कितना बिजनेस किया होगा, ये तो सब आपके बैंक में हो रहा है बिजनेस तो साहब। हमारा व्यवसाय उनसे जुड़ा हुआ है, आपस में इंटर रिलेटेड है, पर एक इफ्को को टारगेट करने का इस आम सभा में वो नहीं होना चाहिए। मैं टारगेट किसी को नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ सोसाइटियों के अध्यक्षों को आगे भी आना पड़ेगा। आपको एक व्यवसाय से काम नहीं चल सकता। आज सोसाइटियों में आज सरकार चाहती है कम से कम आप 3 व्यवसाय उसमें अंगीकार करें। आपको कुछ मेहनत तो खुद भी करनी पड़ेगी ना। ये कोई बैंक ने इस चीज का ठेका नहीं लिया है कि भाई बैंक ही करके देगी। आप लोग संचालक मंडल बन के चुन के आए हो, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप 3 व्यवसाय कोई चूज करिए, उनमें करो। जैसा पवन जी ने बोला था ना। अच्छा, आपकी सोसाइटी कौन? तिलन सोसाइटी है ना? आपकी तो सोसाइटी क्या कर रही है मेरे को बताओ। हमारी सोसाइटी को पहले मिलता था, अभी क्या कर रही है वर्तमान में? का काम मिलता था। अब क्या कर रही है? अभी है अभी कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही ना, क्यों नहीं कर रही? ना तो जमीन है। तो अब आपकी सोसाइटी बढ़ेगी कहाँ से? हमारे तो 7 लाख की FDR है, हमारे को कराई भी बस उसी 7 लाख से चलते रहने से ये कोई प्रोग्रेस थोड़ी है। आप ये बताओ, न तो सोसाइटी के पास जमीन आवंटन हुई, क्यों नहीं हो पाई? पिछले 10 सालों से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? ग्राम पंचायत देगी ना जमीन को। आपने खरीद तो की होगी ना कभी? खरीद की थी। अच्छा, उसके बाद में राजफेड या ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से परचेजिंग शुरू हो गई। ठीक है। जब ग्राम सेवा सहकारी समिति खटखट परचेजिंग कर रही है, तो तिलहन उत्पादन सहकारी समिति को नहीं मिलेगा व्यवसाय। बिल्कुल नहीं मिलेगा। ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवसाय नहीं कर रही थी, तब खटखट तिलहन उत्पादन सहकारी समिति का काम MSP पर कर रही है। तो आपके यहाँ सिर्फ एक ही काम है परचेजिंग का तिलहन के लिए, और कोई नहीं है? कोई काम नहीं है। तो आपको सोचना चाहिए ना कि भाई हम कुछ और भी व्यवसाय इसमें अडॉप्ट कर लें। क्या करें आप बताओ? अरे आप सहकार से समृद्धि में बहुत सारे आप चाहते तो उसमें नहीं, एक उपभोक्ता स्टोर भी उसमें चला सकते हो। उपभोक्ता स्टोर का सोसाइटियों को चलो। नहीं, इनमें हम प्रयास कर रहे हैं ना, मिलेट स्टोर हम खुलवा रहे हैं। नहीं देखो, हम सब आप प्राइवेट वालों को तो डीलरशिप दे रहे हो राशन की, हम दे रहे हैं। देखो आप आम सब, और ये चीजें यहाँ के चर्चा का विषय भी नहीं है। के माध्यम से आप करवाओ ना। नहीं है, इस तरह से आप इसमें मेरे हिसाब से बात भी नहीं करें। ये हमारी आम सब ऐसा है। देखो PDS का कोई हम अलॉट करते हैं क्या? आप पढ़े लिखे आदमी है इस चीज में। वो तो आप अलॉट नहीं करते, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए निकलाओ ना साहब। मैंने यहाँ पे आपके सामने चर्चा भी हुई, जिनका हमने हमारे सामने अभी वैकेंसी आई उनमें दिलवाया भी है, इनको मिला भी है। एक अध्यक्ष महोदय ने मना भी कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। अब आप लोगों में से ही मना करेंगे तो हम क्या करेंगे बताओ? प्रस्ताव नहीं भेजेंगे तो कैसे दिलवाएंगे उसको? तहसील है रायथल, और मैंने ये बोला था कि कोऑपरेटिव बैंक की एक शाखा खुलनी चाहिए वहाँ पर। उसका क्या हुआ साहब आज तक? शाखा का हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग इसका एक प्रस्ताव बना के भेजते हैं। हमारा व्यवसाय भी वहाँ देखना पड़ता है कि चलेगा या नहीं चलेगा। ये आपके कहने से वो नहीं होता है कि भाई हमने सर्वे करवा लिया, वहाँ चलने लायक नहीं है ब्रांच। तो आप मेरे को सर्वे रिपोर्ट दे सकते हैं? हमने हमारे स्तर से करा लिया, आपको उपलब्ध कराना हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसको।
2 तारीख से लगा के 15 तारीख तक हर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक सदस्यता अभियान चलेगा। आप सबके यहाँ कैंप की डेट हमने जारी कर दी है। सबसे प्रमुख है उसमें आपको सदस्य जोड़ने का काम। जो भी किसान या आम आदमी उसमें जुड़ना चाहता है, विशेष रूप से महिला और युवाओं को जोड़ने के लिए उसमें निर्देश है। तो आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। दूसरा है आपके जिनके पास ज़मीन नहीं है, सोसाइटियाँ, वो अभी हमारे बैंक के मालक साहब ने आपको बताया, ऐसी ज़िले की करीब 32 सोसाइटियाँ हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो ज़मीन का चिन्हीकरण करके पटवारी के माध्यम से होता है तो ठीक है, या आपको उचित लगती है कोई ज़मीन जो आवंटन होने लायक है, उसका प्रस्ताव संबंधित एसडीएम कार्यालय और हमारे यहाँ भिजवाएंगे। ये कैंप से पहले ही हो जाए तो अपनी प्रोग्रेस कैंप के दौरान आ जाएगी। इसके अलावा आपकी ग्राम पंचायत या ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में जो भी किसान सम्मान निधि का फायदा किसान सम्मान निधि का पैसा लेते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की ई-केवाईसी और आधार सीडिंग नहीं हो रखी है। तो उनकी ई-केवाईसी और आधार सीडिंग के बिना उनको पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे बूंदी जिले में लगभग 9-10 हज़ार लोग बाकी हैं। हमने हर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति में उनकी लिस्टें निकाल कर और उनको भेज दी। तो आप लोग प्रयास करना कि भाई उन लोगों की ई-केवाईसी हो जाए जिससे उनको पैसा मिलना शुरू हो जाए। आधार सीडिंग बैंक में जाके करवा लें जिससे उनके खाते में वो पैसा आ जाए। ये अपना काम अपने से हटके है थोड़ा सा, इसको काम आपको अब तक रेवेन्यू करता आ रहा था, पर ये इसका नोडल सेंट्रल लेवल से और स्टेट लेवल से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, इसलिए इस काम को अपने को दिया गया। एक काम इसमें सहकारिता कानून की जानकारी देने का है। एक नया कोऑपरेटिव कोड सरकार बना रही है, उसके जो भी है उसमें नई बातें आएंगी। उसके बारे में हम फ्लैक्स और बैनर्स और उसके जो भी पत्राचार वगैरह होगा वो आपके यहाँ भेजेंगे और उनको आप लोगों को सदस्यों तक पहुँचाने का काम करेंगे। और एक काम उसमें क्या है, से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। नए जो भी ग्राम सेवा सहकारी समिति जिनमें जो भी ग्राम पंचायत पैक्स से रहित है, यानी जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं बनी है, उनमें ग्राम सेवा सहकारी समिति बूंदी जिले में मात्र 2 पंचायतें बची हैं, बाकी सब में गठित हो गई है। तो ये अपने कोई कार्य का ऐसा इशू बचा नहीं इसमें। तो अपने को मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये 2 से 15 तक जो अपने कैंप चले हैं इनको आप सफल बनवाएं और इनमें पूरा सहयोग प्रदान करें। इसके लिए पात्र बन जाएगा। बिना जमीन वाला है तो वो ऐसा एरिनी के रूप में आपकी मेंबरशिप का पात्र रहेगा। इसमें इस राशि में जमा करानी पड़ेगी क्या? इस राशि 100 रुपये ही लगती है। 10 रुपये उसका प्रवेश शुल्क होता है, 110 रुपये में मेंबर बन जाता है। और आने वाली हैं कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में आजकल MOC बन गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो वहाँ से जो भी एरिनी सदस्य होंगे उनके लिए शायद कोई योजनाएं वहाँ प्रस्तावित करने का विचार है। तो आप मेंबरशिप से सदस्यों को जरूर जोड़ो, सदस्य बनाओ। क्या चीज? गोदाम का प्रस्ताव देखो ऐसा है, आपका मैंने जांच करवाया, आपके गोदाम का प्रस्ताव तो कागजों में तो ले लिया, पर आपकी व्यवस्थापक ने हमारे पास नहीं भेजा। तो ये चीजें मैं देखूंगा कि आपके प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया, ये तो आपको देखना पड़ेगा। मैंने उसको फिर बोल दिया है, मैंने कहा ये जैसे आप प्रस्ताव लेते हैं तो हमारे पास तो भेजो, लेटर लग के प्रस्ताव आएगा जब ही हम आगे भेजेंगे। हमने 17 लोगों के भेजे, आपके क्यों नहीं भेजेंगे भाई? तो अभी मैंने दोबारा बोल दिया है, एक बार आप भी कह देना, अब आएगा तो आप भेज देंगे। अभी भी पूरे नहीं हुए हैं तो आप भिजवा देना उसको। अब ऐसा है देखो पवन जी, मेरे हाथ में जो, अब मैं एक बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो भी गोदाम का प्रस्ताव होता है उसको भेजने का काम मेरा है। ऊपर लेवल पर विभाग में पूरे राजस्थान में 100 गोदाम अलॉट होते हैं बजट में। हर व्यक्ति तो मंत्री जी से मिल नहीं सकता।
ये देखो, इसमें यहाँ आप मेरे से तो ये इतना ही करवा सकते हो कि प्रस्ताव भेज दो। सब लोग पधारे, आपने आम सभा को सफल बनाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, मैं इसके बाद में आपके भोजन की व्यवस्था है और आपको एक कूपन मिला हुआ, उससे आप अपनी गिफ्ट लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि एक सरकार ने संभाग स्तर पर मसाला मेले के आयोजन करने का प्रावधान रखा है, तो कल से कोटा में एक मसाला मेले का आयोजन हो रहा है, सहकारिता का मेला है। आप सब लोग उसमें अगर भाग लेंगे तो उसकी शोभा बढ़ेगी। कोटा में अपना जो किशोर सागर तालाब है या ग्रामीण हाट बाजार है, यहाँ पर इस मेले का आयोजन हो रहा है। समय मिले तो आप इसमें जरूर पधारें। हाँ, आपकी क्रय विक्रय कई भाग ले रही हैं, भंडार भाग ले रहा है, क्रय विक्रय ले रही है, राजीव का ले रही है, जो भी इस तरह की कोई उत्पाद बेचती है वो सोसाइटी में भाग ले रही है। तो आप अगर समय मिले और अगर उसमें मौका मिले तो आप जरूर उसमें भाग ले लें। धन्यवाद।